गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है इफिशियंसी ऑफ अ जनरेटर। व्हाट इज मीन बाय इफिशियंसी? पहले हम ये देख लेते हैं इफिशियंसी किसको बोला जाता है। तो किसके बोला जाता है? सपोज वी हैव टू स्टार्ट एनी वन ऑफ द बिजनेस। एक आधा आपने कोई भी धंधा शुरू किया, कोई भी बिजनेस शुरू किया, तो किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं ना। कि जिसमें इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा मिले, तभी तो कुछ फायदा है। नहीं तो क्या करेंगे? वही से ही कोई भी मशीन जब बनाई जाती है, कोई भी मशीन जब डिजाइन की जाती है, तो ऑल पॉसिबिलिटीज लेके ही उसको डिजाइन किया जाता है। उसकी इफिशियंसी 100% रख के ही उसको बनाया जाता है। लेकिन जो लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि इसमें हर चीज में लॉसेस होते हैं। जो भी मशीन्स होती है, जो भी वर्क होता है, उसमें जितना इनपुट दिया जाता है तो आउटपुट हमें उतना नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होता है? लॉस होता है। लेकिन कितना अफोर्डेबल होता है? हाँ, कि हम ये करते हैं ना, ठीक है, 100 रुपीज अगर इनपुट है और हमें आउटपुट अगर 50 रुपीज मिल रहे, तो इट इज नॉट गुड फॉर अस। तो हम देखेंगे इफिशियंसी ऑफ अ जनरेटर, कौन कौन से फैक्टर्स उसमें अफेक्ट करते हैं और इफिशियंसी किस किस टर्म पे ये होती है। मतलब स्टेजेस जो होते हैं, स्टेजेस विल चेंज। मतलब जब हमने देखा है जनरेटर, तो जनरेटर को पहले क्या देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। तो पहली स्टेज क्या हुई? मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम प्राइम मूवर, है ना। बाद में क्या होता है? हम वो एनर्जी किसको देते हैं? तो जैसे मैकेनिकल एनर्जी और प्राइम मूवर टू टर्मिनल बॉक्स, जो जो चेंजेस होते हैं, कौन कौन सी लॉसेस कहाँ पे होते हैं, उसका इफिशियंसी पे कौन सा इफेक्ट होता है, ये सब हमें देखना है। तो आज चलो चालू करते हैं। इफिशियंसी ऑफ अ जनरेटर क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ टर्मिनल ऑफ जनरेटर टू द इनपुट मैकेनिकल एनर्जी। कितनी मैकेनिकल एनर्जी दी गई है और आउटपुट में उसके कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी गई है। क्योंकि जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट के हिसाब से हमें देता है। तो हम देखेंगे मैकेनिकल इनपुट टू द इलेक्ट्रिकल आउटपुट, इसका रेशियो है। तो देख रहे हैं हम आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू 100। ठीक है, तो आउटपुट को हम ये इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनपुट माइनस लॉसेस इज इक्वल टू आउटपुट। और उसी तरह से कैसे हम इनपुट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, अभी देखेंगे हम कौन कौन सी स्टेजेस होती है। मैकेनिकल पावर इनपुट दिया गया मशीन को, उसके बाद आयरन और मैकेनिकल लॉस हुआ। ठीक है, कोर्स में होता है। देन पावर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुआ, तो उसमें क्या हुआ? कॉपर लॉस हुए, है ना। जो भी इलेक्ट्रिकल लॉसेस में ही आएंगे वो, इट इज वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, देन इलेक्ट्रिकल आउटपुट। फिर से देखिए, पहले हमने प्राइम मूवर को क्या दिया? मैकेनिकल इनपुट दिया। ठीक है, देन वहां पे क्या हुआ? जो मैकेनिकल पार्ट है, मैंने पहले भी एक्सप्रेस किया कि जनरेटर में मैकेनिकल पार्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट कौन सा होता है। जो वर्किंग में एक्चुअल ये करता है, पार्ट लेता है, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, उसके द्वारा हम काम करवा लेते हैं, इट इज अ मैकेनिकल पार्ट। एंड उसका जो इफेक्ट है, हमें जो इफेक्ट मिलता है वो इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो पहले हमने क्या दिया? मैकेनिकल पावर इनपुट दिया। देन आफ्टर उसमें लॉसेस हुए, मैकेनिकल लॉसेस, देन जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुआ, तो उसमें कॉपर लॉसेस हुए, और फाइनली हमको क्या मिला? इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ठीक है, तो कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? ओवरऑल इफिशियंसी मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर डिवाइडेड बाय मैकेनिकल पावर। ओवरऑल इफिशियंसी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय मैकेनिकल पावर इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इसको एक्सप्रेस भी किया गया है V इंटू आई। पावर किसमें ये किया जाता है? V इंटू आई इज इक्वल टू पावर, इसलिए V इंटू आई। और मैकेनिकल पावर BHP, दिस इज नॉट, BHP मीन्स ब्रेक हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर की कीमत रहती है 735.5। ये क्लियर हो गया अभी तक। इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी क्या होंगी? इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर। आउटपुट
कितना मिला टर्मिनल पे और एक्चुअली जनरेट कितना हुआ। हाँ, ये स्टेज पे जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर, ये स्टेज पे कितना पावर जनरेट हुआ और पावर आउटपुट कितना मिला टर्मिनल में, इसका रेशो, दैट मीन्स कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी। ध्यान में रखिए, एमसीक्यूज में पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट टू द टर्मिनल, टर्मिनल पे तुम्हें कितना आउटपुट मिला और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कितना हुआ, क्योंकि ये दोनों स्टेज में क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। ठीक है, इट इज एक्सप्रेसिंग V इंटू आई, मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर कितना मिला हो और E इंटू IC कितना जनरेट हुआ EMF। ठीक है, देन मैकेनिकल इफिशिएंसी कैसे एक्सप्रेस की जाएगी, जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर डिवाइडेड बाय मैकेनिकल पावर इनपुट। इलेक्ट्रिकल पावर कितना जनरेट हुआ, थर्ड स्टेज है हमारे जो ग्राफ मैंने जब एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर, कितना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुआ मैकेनिकल एनर्जी देने के बाद में। हाँ, ठीक है, मैकेनिकल पावर इफिशिएंसी ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, NM को इज इक्वल टू जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर डिवाइडेड बाय मैकेनिकल पावर इनपुट, E इंटू IA क्या एक्सप्रेस करता है, कितनी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुई है, कितना EMF जनरेट हुआ है, डिवाइडेड बाय मतलब मैकेनिकल पावर कितना इनपुट दिया है हमने, ब्रेक हॉर्स पावर BHP इंटू 735.5। कमर्शियल इफिशिएंसी देखेंगे हम, मैकेनिकल इफिशिएंसी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी, N इज इक्वल टू NM इंटू NE। इट इज मोस्टली यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम यूज कर सकते हैं इसको। और दूसरा कौन सा है, MCQs में बहुत बार पूछा गया है। तो अभी बाद में देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन इन द DC जनरेटर। DC जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे किया जाता है। जो फ्लक्चुएशंस होता है वोल्टेज का, फ्लक्चुएशन मीन्स क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज द पावर, टर्मिनल वोल्टेज पे जो वोल्टेज मिल रहा है उसका फ्लक्चुएट होना, कभी कम मिलना, कभी बहुत ज्यादा मिलना, कभी रेटेड मिलना। ठीक है, द वोल्टेज रेगुलेशन और रेजिस्टर्स आर यूज। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज का, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर और रेजिस्टेंस आर यूज। बहुत ज्यादा बॉदर मत होइए कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, सबने देखा है हमारे फैन का रेगुलेटर होता है, क्या क्या होता है एक्चुअली रेगुलेटर के यूज से हम क्या कर सकते हैं कि हमें अगर कितना हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है कितने पावर से हमको उसका आउटपुट चाहिए, वो लेते हैं ना हमें अगर फैन बहुत स्पीड पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसका रेगुलेटर मतलब रेजिस्टेंस कम करेंगे, पावर बढ़ेगी। इन अ शंट जनरेटर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, देखिए ध्यान से, इन अ शंट जनरेटर में क्या होता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड की जो ये वाइंडिंग है उसके सीरीज में लगाया होता है और इसे रियोस्टेट बोला जाता है। इन शंट जनरेटर की बात कर रही हूं मैं। शंट जनरेटर में क्या होता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द शंट फील्ड वाइंडिंग। ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसके सीरीज में कनेक्ट किया जाता है रेजिस्टर और उसे रियोस्टेट कहा जाता है। देखिए आर्मेचर भी कनेक्ट किया है। इन अ सीरीज जनरेटर, अभी फर्स्टली हमने देखा है शंट जनरेटर, अभी सीरीज जनरेटर हम देख रहे हैं। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सीरीज फील्ड वाइंडिंग। जो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके अक्रॉस मीन्स पैरेलल में अटैच किया जाता है। क्या अटैच किया जाता है, रियोस्टेट और रेजिस्टर, और उसे जो सीरीज जनरेटर में यूज होता है उसे डाइवर्टर्स भी बोला जाता है। ये MCQs में बहुत बार पूछा गया है। इन अ सीरीज जनरेटर वोल्टेज रेगुलेटर इज आल्सो नोन एज डाइवर्टर। इट रिक्वायर फील्ड करंट एंड हेंस द टर्मिनल वोल्टेज। इट रेगुलेट सीरीज फील्ड करंट। क्या रेगुलेट करता है, ये सीरीज फील्ड करंट को रेगुलेट करता है एंड और उसी के साथ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज को भी वो रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, डाइवर्टर हैज लो रेजिस्टेंस। उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम रेजिस्टेंस होता है, देन इट करंट विल बी मोर। जब डाइवर्टर का रेजिस्टेंस कम होगा तब क्या रहेगा, करंट ज्यादा रहेगा। फील्ड
सीरीज फील्ड करंट इज लो, टर्मिनल वोल्टेज इज लो। अगर सीरीज फील्ड का करंट कम हो जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज भी लो होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है एमसीक्यूज एग्जाम्स में। हाई डाइवर्टर टर्मिनल वोल्टेज विल बी हाई। डाइवर्टर रेजिस्टेंस देखिए तो टर्मिनल वोल्टेज विल बी हाई। यूजेस ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं ये वर्किंग में मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर भी हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे यूजेस ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के टाइप्स के हिसाब से वो कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। ब्रॉडली हमने क्लासिफाइड किया था सीरीज, शंट एंड कंपाउंड में, ठीक है। इट इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। कौन सा? सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। इट इज यूज एज ए आर्क लाइटनिंग ऑल्सो। सीरीज जनरेटर कहाँ कहाँ यूज होता है? इट इज यूज इन आर्क वेल्डिंग, इट इज यूज एज ए आर्क लाइटनिंग, इट इज यूज एज अ बूस्टर इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वो एज अ बूस्टर। बूस्टर कहाँ पे लगाया जाता है? जब टर्न करते हैं हमारी ट्रांसमिशन लाइंस, वहां पे अगर वोल्टेज कम होता है वहां पे बूस्टर लगाया जाता है। ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्टर करके उसका यूज किया जाता है सीरीज जनरेटर का। उसी हिसाब से शंट जनरेटर का भी बैलेंसर के हिसाब से यूज किया जाता है। अभी देखेंगे हम शंट जनरेटर। इट इज यूज फॉर लाइटनिंग, लाइटनिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, पावर सप्लाई पर्पज, वेरियस पावर सप्लाई पर्पज के लिए हो जाता है, एंड बैलेंसर इन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखेंगे अभी कंपाउंड जनरेटर कहाँ कहाँ यूज होता है। इट इज यूज इन अ ट्रैक्शन वर्क, ठीक है। कहाँ भी यूज होता है? ट्रैक्शन वर्क में यूज होता है। इट इज यूज इन क्रेन्स, ट्राम्स। ट्राम्स पता है क्या? ऐसी बस जैसी जो इंजन से खींची जाती है, कलकत्ता वगैरह में भी अभी भी वो चलती है, उसे ट्राम्स बोला जाता है। एक इसका डब्बा रहता है रेलवे के डब्बे जैसा ही, ठीक है। इट इज यूज टू रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप फॉर अ लॉन्ग फीडर लाइन। वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, जो पावर लॉस होता है, उसको कम करने के लिए लॉन्ग फीडर लाइन में कंपाउंड जनरेटर का यूज किया जाता है। तो अभी उसके बाद देखेंगे हम जनरेटर ट्रबल। व्हाट इज मीन बाय जनरेटर ट्रबल? जनरेटर में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं कि जनरेटर ट्रबल आर बिलो। कौन कौन से आ सकते हैं? देखिए, जनरेटर फेल टू जनरेट द वोल्टेज। जनरेट वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है। सेकंड, स्पार्किंग ऑन कम्यूटेटर, एंड थर्ड, हीटिंग ऑफ जनरेटर। अभी ये जो पहला है, जनरेटर फेल्स टू जनरेट वोल्टेज, जनरेटर वोल्टेज जनरेट क्यों नहीं कर रहा, तो उसके कुछ पॉसिबल रीजंस होते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन इन फील्ड पोल्स, जो सेल्फ एक्साइटेशन के लिए जरूरी होता है। वो क्या हो जाता है? नेचुरली भी कभी कभी होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो उसको क्या करनी पड़ती है? हमको बैटरी से थोड़ी देर चार्जिंग देनी पड़ती है, ठीक है। तो फॉल्ट एंड रेमेडीज हम बाद में देखेंगे। अभी तो ये देख रहे हैं हम कि पॉसिबल रीजंस क्या है। अगर कोई भी जनरेटर क्या कर रहा है, रेटेड वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है, तो पहला क्या है रीजन हुआ कि वो उसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म कर चुका है। द ब्रशेस आर नॉट हैविंग प्रॉपर कॉन्टेक्ट विद द कम्यूटेटर। हमने पहले भी देखा है कि बहुत स्लाइटली कनेक्ट होता है वो पिगटेल वायर से, तो उसका कनेक्शन प्रॉपर ना होना। द पोजिशन ऑफ अ ब्रशेस इज नॉट प्रॉपर। जो ब्रशेस हम एमएनए पे फिक्स करते हैं तो उसकी जो पोजिशन होती है वो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एंड अदर रीजंस की वजह से क्या होना? शिफ्ट होना। द कनेक्शन आर रॉन्ग। जो कनेक्शंस किए जाते हैं टर्मिनल वोल्टेज के, वो भी कभी कभी गलत हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीजन, देयर इज एन ओपन सर्किट इन द आर्मेचर फील्ड और रेगुलेटर। ओपन सर्किट मीन्स उनके कनेक्शंस निकले हुए होना, वायर्स निकले हुए होना। देयर इज अ नॉट प्रॉपर ब्रशेस ऑन ब्रशेस। हर जनरेटर के लिए वो जनरेटर कितना आउटपुट दे रहा है उस हिसाब से ब्रशेस की साइज भी होते हैं। तो प्रॉपर साइज के ब्रशेस भी ना होना, ये भी एक रीजन हो सकता है वोल्टेज नॉट जनरेशन के लिए। ब्रेक, स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। अगर जो कम्यूटेटर है अपना उसमें स्पार्किंग होती है तो क्यों होती है?
ठीक है। कम्यूटेटर सेगमेंट आर नॉट प्रॉपरली लेवल्ड, कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स है वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली लेवल्ड ना होना। ब्रश होल्डर इज नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द रॉकर, रॉकर आर्म या रॉकर, रॉकर क्या होता है जिसमें ब्रशेस होल्डर फिक्स किए जाते हैं, वो प्रॉपर ना होना। द कम्यूटेटर इज नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड, जो कार्बनाइजेशन हो जाता है उस पर, तो उसको क्लीन करना भी जरूरी होता है। देयर इज अ क्रॉस कट इन आर्मेचर वाइंडिंग, क्रॉस कट जो है आर्मेचर वाइंडिंग में होना, क्रॉस कट मतलब गैप्स। देयर इज अ एक्सेसिव प्रेशर ऑन द ब्रशेज, जो एक टेंशन को फिक्स करके ब्रश को स्प्रिंग का जो टेंशन होता है सेट करके ब्रशेस को फिक्स किया जाता है, तो उस पर एक्सेसिव प्रेशर होना, तभी स्पार्किंग हो सकती है। ब्रश कॉर्नर आर टर्न, ब्रश का जो कॉर्नर हो जाता है वो टर्न होना, थोड़ा सा झुक जाना। द ब्रशेस आर नॉट ऑन द न्यूट्रल प्लेन, ब्रशेस न्यूट्रल प्लेन पे नहीं होना। द पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल इज रिवर्स, पोलैरिटी चेंज होना इंटरपोल्स की। द आर्मेचर इज जनरेटेड और शॉर्ट सर्किटेड, आर्मेचर क्या होना, ग्राउंडेड हो गया हो और शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो, सॉरी। हीटिंग ऑफ जनरेटर, किस किस रीजन से जनरेटर क्या होता है हीट करता है, कौन कौन से रीजन से करता है, अगर बियरिंग डिफेक्टिव हो गया हो तो, हेवी स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर हो गया होगा तो भी क्या होता है जनरेटर हीटअप होता है। देयर इज अ शॉर्ट सर्किट इन द फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उस पे क्या होना, शॉर्ट सर्किट होना। मशीन इज ओवरलोडेड, मशीन ओवरलोड कंडीशन में काम करना। वीक इंसुलेशन इन द लैमिनेशन, लैमिनेशन का इंसुलेशन वीक होना। बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एंड लीकेज फ्लक्स, इन वेरियस रीजन से, 7th और 8th ऑफ रीजन से आर्मेचर क्या होता है हीटअप होता है, गर्म होता है। और जब आर्मेचर या जनरेटर जब हीटअप होता है तो उसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम हमारा जनरेटर के फॉल्ट एंड ये खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर, क्यों जरूरी होता है और किस लिए हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं डीसी जनरेटर का, देन फॉल्ट एंड रेमेडीज। बाय।